हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना चैनल वेक्टर ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपका ऑप्टिक्स चल रहा था और ऑप्टिक्स का एक चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। उसी तरह अगर हम लोग बात करें तो सेकेंड चैप्टर भी स्टार्ट हो चुका है। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं ऑप्टिक्स का जो आपका पहला चैप्टर है, उस चैप्टर का कुछ ऑब्जेक्टिव जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो इससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी का भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप पहले से हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो चैनल के लिंक को अभी अपने दोस्तों को शेयर कर दें। ठीक है, तो चलते हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, आपका पहला क्वेश्चन क्या है। आपका बोला जा रहा है उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब होता है। तो याद कीजिए, उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा प्रतिबिंब होता है, तो वो होता है आपका सीधा प्रतिबिंब। क्यों सीधा होता है, याद कीजिए, क्योंकि देखिए उत्तल दर्पण में आपका सिंगल प्रतिबिंब बनता है, जो आपका कहाँ बनता है, तो दर्पण के पीछे बनता है और सीधा बनता है। जो प्रतिबिंब सीधा होता है वो क्या होता है, आपका काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, मतलब आभासी प्रतिबिंब भी होता है। चलते हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोला जा रहा है अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण द्वारा कौन सा प्रतिबिंब बनता है, तो याद कीजिए अवतल दर्पण से दो तरह का प्रतिबिंब बनता है। एक क्या होता है आपका दर्पण के सामने बनता है, जो आपका क्या होता है उल्टा होता है, वास्तविक होता है। और एक क्या होता है आपका दर्पण के पीछे बनता है, जो क्या होता है आपका आभासी होता है। तो वो क्या होता है, सीधा बनता है। इसका मतलब क्या, यहाँ आपका उल्टा भी ऑप्शन में है, सीधा भी ऑप्शन में, यहाँ दोनों है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, दोनों हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका, दोनों, यानी कि उल्टा भी बन सकता है और सीधा भी बन सकता है। ठीक है, चलते हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, देखिए बोला जा रहा है दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। तो दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच जो संबंध होता है वो संबंध आपका क्या होता है, तो F बराबर R/2, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो फोकस दूरी होता है वो क्या होता है, वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका F = R/2, और ये कौन सा आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, F = R/2। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, मतलब क्या करने, मतलब धनात्मक ऋणात्मक का संबंध है। तो अवतल दर्पण में हम लोग देखते हैं कि फोकस दूरी हो या वक्रता त्रिज्या हो, सारा का सारा क्या होता है, जैसे हम लोग देखते हैं ये आपका क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया ना। तो अवतल दर्पण में सारा चीज़ क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो इधर क्या हो गया, आपका बायां साइड में हो गया, और बायां साइड का जो भी चीज़ आपका होगा सारा का सारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसलिए अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा, सबका सब क्या होगा, नेगेटिव होगा। यानी कि फोकस दूरी क्या होगा यहाँ पर, तो फोकस दूरी भी क्या होगा, तो ये नेगेटिव होगा। क्लियर। चलते हैं हम लोग पाँचवें नंबर क्वेश्चन की ओर। तो पाँचवा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा आवर्धन का सूत्र होता है। तो हम लोग जानते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं। आवर्धन को दिखाते हैं किससे है, तो इसको हम लोग दिखाते हैं m से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, m से हम लोग दिखाते हैं। क्लियर। तो ये हो गया आपका, मान लीजिए कि ये ये हो गया आपका m। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है। तो कहने का मतलब ये पूछ रहा है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्टिकल फाइबर जो आपका कार्य करता है वह आपका कार्य करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। याद कीजिए, हम आपको बताए थे कैसे ऑप्टिकल फाइबर का कुछ कंडीशन बताए थे कैसे। तो ये आपका मान लीजिए ऑप्टिकल फाइबर है, ये बीच वाला इसका क्रोड है। अब यहाँ से क्या हो रहा है कि आपका हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से लाइट हम लोग लेके गए थे, इस तरह से लाइट जाता है इस तरह से और यहाँ निकल जाता है। ये आपका लाइट गया और यहाँ क्या हो गया, बाहर हो गया। तो ये जो लाइट जा करके बाहर निकला, ये क्यों लाइट आया यहाँ, क्योंकि यहाँ से जाना चाहिए था इधर, लेकिन ये क्या हो गया, इधर आ गया। मतलब अपने ही माध्यम में क्या हो गया, वापस आ गया। तो अपने ही माध्यम में वापस आने की घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, इसमें हम बताए थे कि जो आपका अंदर वाला भाग होता है जहाँ से लाइट आपका जा रहा है, इस भाग का जो अपवर्तनांक होता है बाहर वाले माध्यम जो आपका ये वाला भाग है, इसकी अपेक्षा क्या होता है,
कि ज़्यादा होता है। तो अपवर्तनांक कोर का क्या होता है, ज़्यादा होता है बाहर वाले भाग की अपेक्षा। जो सबसे आंतरिक भाग होता है ऑप्टिकल फाइबर का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। उससे बाहर वाला भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लैडिंग बोलते हैं। और सबसे बाहरी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, जैकेट बोलते हैं, हम लोग उसको कवर बोलते हैं। क्लियर। कवर का काम क्या होता है, तो ऑप्टिकल फाइबर में किसी भी तरह का खरोच वगैरह नहीं आए उससे बचाने के लिए, या हम लोग कहें तो ऑप्टिकल फाइबर जो है उसकी सेफ्टी के लिए हम लोग क्या करते हैं, बाहर से हम लोग खोल लगाते हैं। तो ये किसके, यानी कि ऑप्टिकल फाइबर किस पे आधारित है, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ये कार्य करता है। ठीक है, चलते हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। बोला जा रहा है निम्न में से किसका अपवर्तनांक अधिक होता है। ठीक है, अब यहाँ आपके पास ऑप्शन है कांच का, हवा का, पानी का, हवा का, कांच का और हाइड्रोजन का। तो देखिए पहले पानी और हवा की बात कीजिए। तो पानी क्या होता है, तो पानी का जो मोलिक्यूल्स होता है हवा की अपेक्षा ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब पानी का अपवर्तनांक क्या हो गया, हवा से ज़्यादा हो गया। अब अगर कांच की बात करें तो कांच आपका क्या है, सॉलिड है। और सॉलिड लिक्विड अगर गैस की बात करें हम लोग, तो जो आपका सॉलिड है उसका अपवर्तनांक ज़्यादा है। और लास्ट में आपका आंसर में है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या होता है, ये भी एक प्रकार का गैस है। तो सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक कितना होगा, सॉलिड, इसमें कौन सा है, कांच है। तो कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। बोला जा रहा है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में गुजरता है, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में गुजरता है तो वह मुड़ जाता है। ठीक है, अब उसको गुजरना है प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम में। तो याद कीजिए हम लोग जब बताए थे कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में गुजरती है तो उस समय क्या होता है, लाइट को, जैसे एग्जांपल देते हैं ना आपको कि अगर मान लीजिए आप सघन माध्यम मतलब भीड़ भाड़ वाला एरिया और विरल मतलब कम भीड़ वाला एरिया। तो आप मान लीजिए भीड़ वाले एरिया से कम भीड़ वाले एरिया में जाइएगा तो आप क्या हो जाएगा, इधर उधर भटक जाइएगा। मतलब क्या होगा यहाँ पर कि नॉर्मल से दूर हो जाएगा। तो यहाँ पर नॉर्मल से दूर होना मतलब क्या हो गया, अभिलंब से दूर हो जाना। तो मतलब जब हम लोग जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में गुजरती है तो वो क्या होती है, अभिलंब से दूर हो जाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी हो जाएगा आंसर। क्लियर। चलते हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, तो बोला जा रहा है क्रांतिक कोण की स्थिति में परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच कितना कोण होता है। ठीक है, बोला जा रहा है क्रांतिक कोण की स्थिति में परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच क्या होता है, कितना का कोण होता है, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो याद कीजिए क्या था इसका, क्या बताए थे, आपको बताए हुए थे। देखिए सीधी बात है कि हम लोग को यहाँ पर क्या है, एक तरह से पूर्णांतिक क्रांतिक कोण का कॉन्सेप्ट पूछ रहा है। तो बताए थे, मान लीजिए ये आपका नीचे अक्ष है, ये आपका अभिलंब है। ठीक है, ये मान लीजिए लाइट यहाँ से गया। ठीक है, इसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन सीधा ये जाएगा नहीं क्योंकि ऊपर क्या होता है, सघन माध्यम होता है और नीचे क्या रहता है, विरल माध्यम। तो लाइट थोड़ा सा इस तरह से मुड़ता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे ये और मुड़ गया, और बढ़ाएंगे ये यहाँ आ गया। तो जब यहाँ पर गया तो देखिए अभिलंब और ये जो किरण है इसके बीच का कोण कितना हो गया, 90 डिग्री। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, अभिलंब और जो आपका बोला था ना परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्लियर। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, जो है आपका 10 नंबर क्वेश्चन। क्या है देख लीजिए। बोला जा रहा है निर्वात के लिए अपवर्तनांक का मान कम होता है। हम बताए हुए थे निर्वात का जो अपवर्तनांक होता है लगभग 1 होता है। ठीक है, लगभग 1 होता है। तो यहाँ पर आपका लगभग 1 आपका पहला ही ऑप्शन में है, तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा कि अपवर्तनांक कितना होगा, 1 हो जाएगा आपका। क्लियर। चलिए चलते हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो को कंटिन्यू देख रहे हैं तो आज जो आपके पास जो क्वेश्चन दिया जा रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसे आप अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, 4-5 ऑब्जेक्टिव देने का चांस रहता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज जो हम 20 क्वेश्चन दे रहे हैं इससे आपका एक क्वेश्चन कम से कम रहना ही चाहिए। तो आप लोग जो भी क्वेश्चन अभी हम बता रहे हैं उसको आप लोग कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की। क्या बोल रहे हैं, यदि दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बने, 11 नंबर देख रहे हैं हम लोग। बोला जा रहा है यदि दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बने तो दर्पण होगा।
अब याद कीजिए दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनने के लिए क्या कंडीशन है, तो जब वस्तु को, याद कीजिए कि जब वस्तु को हम लोग मान लीजिए आपका दर्पण है, मान लीजिए कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, ठीक है। जब वस्तु को, ये है आपका पोल और ये मान लीजिए फोकस है, इस दोनों के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और क्या बनता है, बड़ा बनता है, ठीक है। ये किस में, अवतल में। लेकिन उत्तल का केस हम लोग बात करें तो उत्तल में ऑलरेडी जितना भी प्रतिबिंब बनता है सारा सारा क्या होता है, दर्पण के पीछे ही बनता है। तो इसका मतलब यहाँ जो आंसर हो जाएगा वो दोनों हो जाएगा, अवतल और उत्तल दोनों में प्रतिबिंब क्या होता है, दर्पण के पीछे प्राप्त होता है। चलिए क्लियर। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोला जा रहा है यदि किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या, कोई दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या कितना है, 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी होगी। अब बात आ रहा है यहाँ पर फोकस दूरी का, ठीक है। तो फोकस दूरी का अगर हम लोग बात करें तो फोकस दूरी इक्वल टू क्या आता है, एफ इक्वल टू r/2 हम लोग जानते थे। तो देखिए r यहाँ वक्रता त्रिज्या कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर, और इसको 2 कर देंगे कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। इसमें तो कुछ बड़ा बात था ही नहीं आपका, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, यदि वस्तु को दर्पण के फोकस पर रखा जाए, कोई वस्तु है जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, दर्पण के फोकस पर रख रहे हैं। तो याद कीजिए सारा कंडीशन, जब वस्तु को हम लोग फोकस पर रखते थे तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, अनंत पर बन रहा था ना आपका। और जब वस्तु अनंत पर था तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था आपका, फोकस पर बन रहा था। देखिए आपके पास जो कंडीशन था, मान लीजिए कि अब आपके पास मान लीजिए ये कोई भी दर्पण है, याद कीजिए ये आपका है अनंत, ठीक है। जब वस्तु को आप अनंत पे रखिएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बना था, फोकस पर बना था। याद कीजिए यहाँ बना, एकदम फोकस पे बना था। देखिए इस तरह से यहाँ पर बहुत छोटा प्रतिबिंब बना था, ठीक है। और जब वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा, जो कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो वही क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यदि वस्तु को दर्पण के फोकस पर रखा जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब बन जाएगा आपका कहाँ, अनंत पर प्रतिबिंब प्राप्त होगा। अच्छा, जो प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त होगा और अवतल दर्पण का केस है तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। और देखिए अगर वास्तविक, उल्टा या कुछ भी बात करें हम लोग, लेकिन यहाँ चूंकि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पर बन रहा है ना, तो अनंत पर बनने के कारण क्या होगा, प्रतिबिंब का जो साइज होगा वो क्या होगा आपका, बहुत बड़ा बनेगा। क्लियर। चलिए चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसका आंसर क्या हो गया, कहाँ बनेगा, ये अनंत पर बनेगा, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, दर्पण की आवर्धन होती है, कौन सा दर्पण, तो उत्तल दर्पण। याद कीजिए जिस प्रकार से फोकस दूरी होता है उसी प्रकार आवर्धन भी होता है। जैसे उत्तल दर्पण की फोकस दूरी आपका धनात्मक होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, उसी तरह से उत्तल दर्पण की जो आवर्धन होती है वो आपका धनात्मक होती है, जबकि अवतल दर्पण की जो आवर्धन होती है वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो उत्तल दर्पण की आवर्धन क्या हो गया, धनात्मक हो गया, मतलब आंसर हो गया आपका ए नंबर क्वेश्चन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 नंबर क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है, बोला जा रहा है पानी का अपवर्तनांक होता है। क्लियर। तो क्या बोला है, पानी का अपवर्तनांक होता है, मतलब कितना होता है। तो याद कीजिए हम लिखवाए हुए थे पानी का अपवर्तनांक होता है 1.33। तो याद रखना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर क्वेश्चन, जो क्या है आपका पानी का अपवर्तनांक होता है 1.33। क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या बोला जा रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश गुजरता है। अब याद कीजिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपका है क्या, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होगा, मान लीजिए लाइट आपका यहाँ से गुजरा, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, देखिए लाइट आपका यहाँ जाना चाहिए था, लेकिन मतलब क्या, उसको अपना ही माध्यम, उसको यहाँ जाना है, तो कैसे जाएगा, पहले इधर मुड़ेगा, ठीक है, मतलब थोड़ा सा एंगल बढ़ाएं तो इधर मुड़ा,
अब देखिए इधर मुड़ने का बाद धीरे धीरे इधर ही मुड़ रहा है, मतलब अभिलंब से दूर जा रहा है। और अभिलंब से अगर दूर जा रहा है तो मतलब क्या है, यह माध्यम जिधर अभिलंब से दूर जा रहा है वो क्या है, विरल माध्यम है। तो ऊपर वाला हो गया आपका सघन माध्यम, यानी कि ये हो गया आपका सघन माध्यम, और नीचे क्या हो गया आपका विरल माध्यम। यानी कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में गुजरती है तो अभिलंब से दूर जाती है, और एक समय में क्या हो जाएगा, ये क्रांतिक कोण हो जाएगा, और उसके बाद वाला स्थिति में क्या होगा, अपने ही माध्यम में क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा। तो इस स्थिति को हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलेंगे। तो आपको पूछा जाता है कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में गुजरती है तो क्या होता है, तो अभिलंब से क्या होता है, लाइट जो है प्रकाश दूर चला जाता है। और यहाँ उसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश गुजरता है सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर, या विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर, या नन ऑफ दीज। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश गुजरती है कहाँ, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर गुजरती है। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यानी सघन से विरल, तो आपका आंसर क्या हो गया, तो आंसर हो गया आपका ए नंबर आंसर, जो क्या है आपका सघन से विरल माध्यम में गुजरती है। ठीक है, तो चलते हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या है 17 नंबर क्वेश्चन, देख लीजिए। बोला जा रहा है मृग मरीचिका बनता है। ठीक है, मृग मरीचिका बनता है। तो मृग मरीचिका में क्या होता है, सोचिए। तो मृग मरीचिका भी क्या होता है, आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। किस पे आधारित है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। क्लियर, याद रखिएगा, मृग मरीचिका किस पे आधारित है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि दर्पण सूत्र होता है। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, देख लीजिए, याद कीजिए, 1/v + 1/u इक्वल टू क्या होता है, 1/f। तो दर्पण सूत्र क्या होगा, 1/v + 1/u इक्वल टू क्या होगा, 1/f। तो देखिए यहाँ एक नंबर ऑप्शन तो सही है आपका, 1/v + 1/u इक्वल टू 1/f। अगर बी नंबर क्वेश्चन देखिए, तो बी नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखिए 1/v - 1/f इक्वल टू 1/-u। देखिए कुछ नहीं किया गया, यहाँ देखिए आपके पास क्या है, 1/v, इसको ले लिए हम लोग, ये 1/v को हम लोग ले लिए, इक्वल टू, देखिए 1/f इधर था ना, इसको इधर लेके आ जाएगा, प्लस से क्या हो जाएगा माइनस में, और 1/u इधर प्लस है ना, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस है। मतलब बी नंबर भी सही होगा, ए नंबर भी सही होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, यानी कि बोथ। पहला हो जाएगा 1/v + 1/u इक्वल टू 1/f, और दूसरा क्या हो जाएगा 1/v - 1/f इक्वल टू -1/u। दोनों क्या हो जाएगा, सही होगा। लेकिन अगर एक्चुअल में पूछा जाए कि इसका एक्चुअल फॉर्मूला कौन होगा, तो वो क्या हो जाएगा, 1/v + 1/u इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f हो जाएगा। ठीक है, अगला 19 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, देख लीजिए। तो 19 नंबर क्वेश्चन आपका बोला जा रहा है अपवर्तन। क्या बोला जा रहा है कि अपवर्तन का मात्रक है। तो अपवर्तन नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पर आप अपवर्तनांक कर लीजिएगा। यहाँ क्या होगा आपका अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक का मात्रक क्या होगा, तो अपवर्तनांक क्या होता है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं ना। तो प्रतिबिंब का ऊंचाई मान लीजिए, उसके लिए आप मीटर यूज किए, और नीचे वस्तु की ऊंचाई, उसके लिए भी आप क्या कीजिएगा, मीटर यूज कीजिएगा। तो मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मतलब कोई भी यूनिट नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, जो क्या है आपका सी नंबर में क्या है आपका, नन ऑफ दीज। तो यानी अपवर्तनांक का अगर मात्रक कहा जाए तो क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, जो है आपका नन ऑफ दीज। क्लियर, चलते हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है वास्तविक प्रतिबिंब होता है। तो याद कीजिए, जितने जगह भी हमने वास्तविक प्रतिबिंब लिखा है, सारा जगह क्या लिखा है, वास्तविक और उल्टा। मतलब वास्तविक प्रतिबिंब जो भी होगा वो सारा प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा होगा। मतलब आपका आंसर हो गया बी नंबर आंसर। क्लियर, तो इसी के साथ आपका 20 ऑब्जेक्टिव समाप्त होता है। अगले ऑब्जेक्टिव के साथ हम लोग मिलेंगे फिर आगे, क्योंकि आपका जो पहला चैप्टर है उसमें और भी कुछ ऑब्जेक्टिव है, लेकिन मैं एक साथ आपको नहीं बताऊंगा, धीरे धीरे आपको ऑब्जेक्टिव दूंगा। और ऑब्जेक्टिव का जो आप जब पहले वीडियो स्टार्ट होती है उस समय आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्टिव को लिख लेंगे। ठीक है, और समझ के इसको देख लेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा।
अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले एवं लिंक को अपने दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप एवं ट्विटर के माध्यम से तुरंत सेंड कर दें। धन्यवाद।